अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो चले आज हम अपनी क्लास 2 का स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो मैं आप लोग को ऑलरेडी कल ही बता चुका हूँ अपने बारे में। तो आज जो हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे वो हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट से एंड अकाउंटिंग इक्वेशंस से। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए आपको अकाउंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंट्स क्या होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं। तो अकाउंट्स की ये डेफिनेशन है, एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन। मतलब ये अकाउंट जो किसी भी एक्सपेंस की समरी हो या उसकी ट्रांजैक्शन हो, उसकी ये समरी होती है। मिसाल के तौर पे आपके ने अपने घर का रेंट पे किया 10,000 रुपये, तो जो भी आपने ट्रांजैक्शन की वो अकाउंट आपको समरी बताएगा कि आपने अपने जो घर का खर्चा है वो 10,000 पे किया है। अब अकाउंट की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं। तो जो क्लासिफिकेशंस हैं वो 5 है: एसेट्स, एक्सपेंस, ओनर इक्विटी, लायबिलिटी और रेवेन्यू। हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है वो इन्हीं 5 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, ओनर इक्विटी, लायबिलिटी और रेवेन्यू। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले एसेट्स को पढ़ते हैं कि एसेट्स क्या होते हैं। Asset is a resource controlled by the entity from which future economic benefit are expected to flow to the entity. अब मैं आप लोग को एसेट्स के बारे में समझाता हूँ कि एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स इज अ रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। फॉर एग्जांपल, एसेट्स वो होते हैं जिनको एंटिटी कंट्रोल करती है और उनसे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट लेती है। मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास कैश है, कैश आपके हाथ में है, उसको कैश को आप कंट्रोल कर सकते हैं और कैश से आप परचेजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी बुक्स परचेज करते हैं, आप अपने लैपटॉप्स परचेज करते हैं, तो जो आपको उनसे बेनिफिट होता है पढ़ के, तो वो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है। और जो कैश है वो आपका रिसोर्स है और आप उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह कार कार भी आपका एसेट है और आप उससे बेनिफिट लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको किसी शादी में जाना हो तो आप अपनी गाड़ी में फ़ौरन उस शादी में पहुंच जाएंगे, तो उससे आपको बेनिफिट हुआ कि एक जगह से आप दूसरी जगह इजीली ट्रैवल कर सके। सिमिलरली, अगर आपके पास एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग भी हमारे पास एक रिसोर्स है और वो कंट्रोल बाय द एंटिटी है। फॉर एग्जांपल, आपकी बिल्डिंग है, आपने अपनी बिल्डिंग का फर्स्ट पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है। अब क्योंकि उस बिल्डिंग के ओनर आप हैं, आप उसको कंट्रोल करते हैं और उससे जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे वो आपको रेंट की सूरत में रिसीव होंगे। अब हम चलते हैं एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन में। एसेट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है करंट एसेट्स or non-current assets. Current assets are the one that an entity expects to be used within 1 year. करंट एसेट्स वो होते हैं जो एंटिटी या कोई भी एक शख्स 1 साल के अंदर अंदर यूज़ कर ले। मिसाल के तौर पे आपके पास कैश है, अभी आपके पास कैश 1,000 रुपये का पड़ा हुआ है, तो आप इस कैश को 1 महीने के अंदर अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर स्पेंड कर देंगे, तो ये आपका करंट एसेट हुआ। अब नॉन करंट एसेट्स की एग्जांपल लेते हैं, लैंड। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लैंड है या आपके पास कोई बिल्डिंग है या आपका अपना घर है, तो जो आप उस घर में रह रहे हैं वो आप 10 साल रहेंगे, 20 साल रहेंगे, 25 साल रहेंगे, उसके बाद या तो शिफ्ट करेंगे या उसको सेल आउट कर देंगे। तो जो भी एसेट्स 1 साल के अंदर अंदर यूज़ हो जाएं वो करंट एसेट्स होते हैं। जो एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा आप यूज़ करें उनको नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं। अब हम अकाउंट्स की दूसरी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वो है लायबिलिटी। अ लायबिलिटी इज अ लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन पेबल टू अनदर एंटिटी। ये लायबिलिटी इज अ लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। लीगल बाइंडिंग ऑब्लिगेशन से मुराद, आपने किसी के साथ एग्रीमेंट किया है कि मैं आपको पे करूंगा। ये वो लायबिलिटी नहीं जो आप लोगों ने अपने दोस्तों से उधार लिया हो और आपने अपने दोस्त से कमिट किया हो कि मैं आपको 10 दिन बाद या 1 महीने बाद दे दूंगा, उसको लायबिलिटी नहीं कहते हैं। लायबिलिटी वो है जो लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। आपने किसी कंपनी से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये लिया या किसी बैंक से 10,000 रुपये लिए और आपने उसको पे करना है, तो लायबिलिटी जो भी है वो है लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। अब इसी तरह जिस तरह एसेट्स की हमने 2 टाइप्स पढ़ी, लायबिलिटी की भी 2 टाइप्स हैं।
एक है करंट लायबिलिटी और एक है नॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? करंट लायबिलिटी आर द वन दैट एन एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू पे विद इन 1 ईयर टाइम। आपने किसी से उधार लिया और आपने उसको बोला कि यार मैं आपको 1 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर पे कर दूंगा। तो अगर आप 1 साल के अंदर पे करेंगे तो वो करंट लायबिलिटी होगी, और अगर आप 1 साल से ज़्यादा के टेन्योर पे करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन है, नॉन करंट लायबिलिटी इज वन विच द एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू सेटल और पे आफ्टर 1 ईयर। सिंपल ये है कि लायबिलिटी वो है जो लीगली ऑब्लिगेशन है आप पे कि आपने पे करना है, और अगर 1 साल के अंदर अंदर पे कर देंगे तो वो करंट लायबिलिटी है, और अगर 1 साल के बाद पे करेंगे तो वो नॉन करंट लायबिलिटी है। अब हम एसेट्स की अगली क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। ओनर इक्विटी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय ओनर इनटू द बिजनेस एंड प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द एंटिटी, ये है इसकी डेफिनेशन। अब सिंपल वर्ड्स में आप यूं समझ लें कि ओनर इक्विटी उसे कहते हैं कि जो भी शख्स अपने कारोबार में पैसा लगाने के लिए पैसा लाता है या कोई मशीनरी लाता है तो उसको हम कैपिटल कहते हैं या ओनर इक्विटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कारोबार स्टार्ट करने का सोचा कि यार मैं जो ना एक शॉप परचेज करता हूँ, और शॉप परचेज करने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। अब आपने घर से 10 लाख रुपए उठाया और शॉप वाले को दे दिए, तो जो आपने घर से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं वो आपकी ओनर इक्विटी है। इसी तरह अगर आपके पास घर में कोई मशीनरी पड़ी है, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ है, तो अगर आप वो फर्नीचर या मशीनरी भी इन्वेस्ट करेंगे या अपने बिजनेस में लगाएंगे तो वो भी आपकी ओनर इक्विटी है। एंड आगे लिखा हुआ है एंड प्रॉफिट जनरेटेड बाय द एंटिटी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो बिजनेस किया है उससे आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी आपकी ओनर इक्विटी है। अगला है रेवेन्यू, द अमाउंट अर्न और रिसीव बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर बाय सेलिंग गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। सिंपल ये है कि रेवेन्यू, अगर आप किसी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें या आप अपने उसको गुड्स सेल करें तो वो आपका रेवेन्यू है। फॉर एग्जांपल, आप किसी मॉल में जाते हैं, मॉल में जाके आप मैकडोनल्ड जाते हैं, मैकडोनल्ड से आप आइसक्रीम परचेज़ करते हैं, तो जो आइसक्रीम परचेज़ करते हैं तो मैकडोनल्ड के लिए आप कस्टमर हैं, मैकडोनल्ड ने जो आपको आइसक्रीम सेल की है वो उसका रेवेन्यू है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं, वो है एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग रेफर टू द मनी स्पेंड एंड द कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी इन परसुइंग रेवेन्यू। जैसे मैंने अभी आपको मैकडोनल्ड की एग्जांपल दी कि उसने आपको आइसक्रीम सेल की, तो जो आइसक्रीम सेल की वो उसकी रेवेन्यू है। अब उस आइसक्रीम को बनाने के लिए उसकी क्रीम, उसकी कोन और उसकी पैकिंग के लिए कुछ ना कुछ खर्चा आता है, तो जो मैकडोनल्ड उस खर्चे को पे करती है किसी भी और वेंडर को या किसी कंपनी को तो वो एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल, उस आइसक्रीम को बनाने के लिए लेबर लगते हैं, उस आइसक्रीम को बनाने के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो जितने भी ये खर्चे हैं ये एक्सपेंसेस है। तो बेसिकली हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की 5 टाइटल्स हैं या 5 क्लासिफिकेशन है, जिसमें एसेट्स हैं, जिसमें लायबिलिटी है, जिसमें ओनर इक्विटी है, जिसमें रेवेन्यू है, जिसमें एक्सपेंसेस है। अच्छा, ये है हमारे पास एसेट्स के हेड्स और इनकी नेचर के। एसेट्स कब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा और कब डिक्रीज होंगे क्या होगा, और इनकी नेचर क्या होगी। एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे, ये रूल ऑफ थंब है, एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। पहले तो आप ये समझ लें कि इंक्रीज और डिक्रीज, फिर नेचर की तरफ हम बाद में जाएंगे। एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो उसे हम डेबिट बोलेंगे, एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। आप देख रहे हैं कि एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर एक जैसी है, अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। सिमिलरली ओनर इक्विटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। लायबिलिटीज़ भी ऐसा ही है, अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। और रेवेन्यू भी ऐसे ही है, अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो आप एसेट और एक्सपेंसेस को यूँ समझ लें कि अगर इंक्रीज हुआ तो डेबिट, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। और ओनर इक्विटी, लायबिलिटी, रेवेन्यू को ये समझ लें कि अगर इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट और डिक्रीज हुआ तो डेबिट। आपने अगर इस पे ग्रिप कर ली तो इसके अलावा काउंटिंग नहीं है, ये बहुत बेसिक्स चीज़ है
और इस पे अकाउंटिंग का बहुत दारोमदार है। तो आप कोशिश करें स्टूडेंट्स के इसको याद करें या इसको मेमोराइज करें कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अच्छा, अब इनकी नेचर के देख लेते हैं कि इनकी नेचर क्या है। एसेट्स और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट की है और ओनर इक्विटी, लायबिलिटी और रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट की है। आगे मैंने बता भी दिया है कि अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में बढ़ जाएंगे और क्रेडिट में डिक्रीज हो जाएंगे। आप इस चार्ट को याद कर लें, कहीं अपने पास सेव कर लें। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये मैंने कुछ अकाउंट्स या कुछ नरेशंस आपके सामने लिखी हुई है। अब आप इसमें से खुद आइडेंटिफाई करें जितना अभी तक हमने समझा है कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या होते हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। मैं आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके इसके आगे लिखें कि ये एसेट है या लायबिलिटी है या कैपिटल है या रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। फिर मैं आपसे इसका सोल्यूशन शेयर करूँगा। आई होप कि आप लोगों ने इसका आंसर लिख लिया हो। चले मैं आप लोग से इसका सोल्यूशन शेयर कर लेता हूँ। बिल्डिंग, देखिए बिल्डिंग हमारे पास एसेट है क्योंकि बिल्डिंग इज अ रिसोर्स है और कंट्रोल बाय द एंटिटी है। ठीक है, इसी तरह कैश भी हमारे पास रिसोर्स है और कंट्रोल बाय द एंटिटी है और इससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। इन्वेंट्री ये होती है कि मिसाल के तौर पे आपने अपने कारोबार को चलाने के लिए कुछ गुड्स परचेज किए। जैसे आपके कपड़ों का कारोबार है तो आपके लिए जो आपके कपड़े हैं वो इन्वेंट्री है, तो वो इन्वेंट्री आपकी एसेट है। सेल्स का अकाउंट है रेवेन्यू। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये तो सबसे इजी था, एक्सपेंस। बैंक अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट एसेट है। बिल पेबल, आपने किसी को पे करना है, आपने किसी से लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट किया हुआ है तो वो लायबिलिटी है। रेंट एक्सपेंस, आपने घर का रेंट पे करना है तो वो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इनकम, आपने अपने पैसे बैंक में रखवाए हुए हैं तो उससे आपको इनकम हो रही है तो ये रेवेन्यू में जाएगा। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपका कोई सवाल हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, तो प्लीज़ मुझे इस पे व्हाट्सएप करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।